Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me, Inamul Ashaqtai, and we are discussing our new topic, that is energy band theory of chapter number 17. Just before starting this topic, I would like to say please like, comment, and subscribe, and don't forget to hit bell icon for more videos. You are watching my YouTube channel, Dr. Physics. So students, just before starting our topic, we have to discuss the concept of isolated atom and energy level. In order to have the idea of the isolated atom and energy level, we are discussing the example of an isolated silicon atom. अब जानते हैं सिलिकॉन जो है वो चौथे ग्रुप से ताल्लुक रखता है, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर जो है इसका यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है और जो मास नंबर जो है वो 28 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मींस हमारे तीन एनर्जी लेवल हैं 1 2 एंड द 3। 1s2 ऑलमोस्ट completely filled, 2s2 2p6 having 8 electrons completely filled, and 3s2 3p2 ये जो है वो empty है, जो है वो partially filled है। इसमें जो है वो 3p2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जबकि 3p6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिसिंग हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हमें यहाँ पे आइडिया मिलता है कि हमारे पास तीन एनर्जी लेवल हैं, एक हमारे पास k एनर्जी लेवल है, एक हमारे पास l एनर्जी लेवल है और एक हमारे पास m एनर्जी लेवल है। आइसोलेटेड एटम का कंसेप्ट क्या होता है? आइसोलेटेड एटम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एटम जिसके ऊपर बाहर की कोई भी फोर्स, बाहर का कोई भी और एजेंट या कोई और नेबरिंग एटम उसके ऊपर इंटरेक्ट ना कर रहा हो। एक्चुअली हमारे पास आइसोलेटेड एटम का कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एक जो है वो चंक ऑफ द एलिमेंट और द सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं जो कि मिलके उस स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए और इन ऑर्डर टू हैव द कंसेप्ट ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम को, और हम एज्यूम करते हैं एक ऐसा एटम जिसके ऊपर बाहर की कोई भी फोर्स काम ना कर रही हो। इस किस्म के हम एटम को आइसोलेटेड एटम कहते हैं, और इसकी जो एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी है वो बेसिकली स्पेसिफिक होगी। एक एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल सेम हो सकती है। जैसे यहाँ पे m एनर्जी लेवल में हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी लेवल पॉसिबल है। तो एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन तमाम की एनर्जीज स्पेसिफिक होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं, और इस तरह तमाम जो एटम्स होंगे वो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेम एनर्जी लेवल रखते हैं। सेकेंड चीज हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, एनर्जी लेवल का कंसेप्ट क्या है। अभी हमने डिस्कस किया है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब यह है कि दैट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट और द फोर्स। अब मैं बात करना चाहूँगा एनर्जी लेवल को। एनर्जी लेवल का जो आइडिया है, बेसिकली एनर्जी लेवल्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस of the electrostatic forces of attraction between the electrons and the nucleus. According to the Coulomb's law, we know F is equal to K Q1 Q2 over R square. ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इस स्टेटमेंट को जो है वो अपने जहन में रखिएगा कि एनर्जी लेवल का जो फैसला होता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल का जो डिसीजन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस किया जाता है। हर एक एनर्जी लेवल में, सपोज अगर हम इस एनर्जी लेवल में इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और न्यूक्लियस का चार्ज स्पेसिफिक है। इवन इसका जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन एट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वो भी स्पेसिफिक होगा। लिहाजा इस इक्वेशन के मुताबिक उसकी जो फोर्स होगी वो स्पेसिफिक होगी, और वो फोर्स जो अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो उसकी एनर्जी लेवल को स्पेसिफाई करती है। इस तरह हमने देखा कि एक आइसोलेटेड एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक लेवल पर, डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं और उनकी स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अपने न्यूक्लियस के साथ। उनका एनर्जी लेवल जो है वो भी स्पेसिफिक होगा। लेकिन अगर इस एटम के पास एक और एटम अगर आ जाए
तो फिर क्या होगा? क्या दूसरे एटम के आने के बावजूद पहले एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो वैसे ही रहेंगी, या नया आने वाला जो एटम है उन फोर्सेस को समवट उसको डिस्टर्ब करता है? तो एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है कि नया आने वाला जो एटम होगा वो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेस को एग्जैक्टली वो डिस्टर्ब करेगा, और जिसकी वजह से एनर्जी बैंड थ्योरी में हम एक वर्ड यूज करते हैं कि ईच सब लेवल बेसिकली इज स्प्लिट अप इनटू अ सेट ऑफ द न्यू एनर्जी लेवल्स दैट इज फॉर्मिंग अ बैंड। हम इसी को आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स काम कर रही है जो कि इस इलेक्ट्रॉन के अपने ही न्यूक्लियस में मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इनके प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फोर्सेस मौजूद हैं। लेकिन जब एक और साथ में एटम आता है तो इसी इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होती हैं सेकंड जो है वो न्यूक्लियस के लिए, और ये आने वाला सेकंड न्यूक्लियस इसकी पहले वाली एनर्जी लेवल को, ओरिजिनल लेवल को, जिसको हम डिस्क्रीट बोल रहे थे, जिसको हम स्पेसिफिक बोल रहे थे, उसको आके डिस्टर्ब कर देगा। इस तरह तमाम इलेक्ट्रॉन्स के चूंकि डिस्टेंसेस डिस्टर्ब होते हैं और तमाम इलेक्ट्रॉन्स के चूंकि जो मैग्नीट्यूड हैं रिगार्डिंग देयर different nuclei or the atoms of the silicon, उनके तमाम की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इस तरह हमारे पास एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है कि ये तमाम एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होकर एक नया स्टेट बिल्डअप करते हैं, जिस नए स्टेट को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। इसी कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के डिफरेंट कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे और उनको डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स of an isolated atom are bound to the nucleus and can only have डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स। दो बातें की गई हैं कि आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल। अगेन सेम एग्जांपल ऑफ द सिलिकॉन, उस पर ये बात फिट बैठती है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टाइटली बाउंडेड हैं अपने न्यूक्लियस के साथ और उनके डेफिनेट एनर्जी लेवल मौजूद होते हैं। अगर इसी सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को इन टर्म ऑफ एनर्जी लेवल्स अगर हम दिखाया जाए तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 एंड 3p2। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हमने दिखाए हैं। ये याद रखिएगा जो एक लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ये बेसिकली इसके एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि 1s लेवल का है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है when a large number of the atoms say n brought close to one another to form a solid, each energy level of the isolated atom splits into the n sublevels, and these new sublevels, a set of new sublevels basically is called the states। अब यहाँ पे कोने में जो ये डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं जो कि क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि सॉलिड में बहुत सारे एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट दिया गया है कि जब बहुत सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं तो वो एक दूसरे के एनर्जी लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, और फिर चूंकि बैंड थ्योरी में हम वहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कि ईच सब लेवल बेसिकली स्प्लिट्स अप इनटू द न्यू सेट ऑफ सब लेवल्स या एन नंबर ऑफ सब लेवल्स, इनको हमने स्टेट्स का नाम दिया। अब इसी कंसेप्ट को हम क्लियर करने के लिए अगेन ये वही एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम थी, ये एनर्जी लेवल हमने दिखाए थे सिलिकॉन के हवाले से, एक एटम के हवाले से। अब हम एक एटम के साथ अगर एक एटम और मिला दें, दो एटम मिला दें, तो ये एनर्जी जो डायग्राम है इसमें क्या चेंज आएगा, ये एनर्जी डायग्राम बनेगी जहाँ पे दो एटम्स को हमने कंबाइन किया। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरह के होते हैं। लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लोअर एनर्जी के, और हायर एनर्जी के, जिनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं।
इस तरह जो 1s है और 1 स्टार, ये दो किस्म के एनर्जी लेवल बन जाएंगे। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिवीजन होगी सेम पैटर्न पे होगी, जैसे पॉलीजैक्स क्लीन प्रिंसिपल है, हर्ट्ज रूल है, या ऑफर प्रिंसिपल है, एटसेट्रा। सेम रूल्स पे हम इनको इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये मैं कंसेप्ट देना चाहूँगा कि जब हमारे पास एक एटम की बात कर रहे थे, जैसे ये डायग्राम हमने दिखाई है जस्ट एक एटम के हवाले से, तो यहाँ पे हमारे पास 1s लेवल पे एक हमने लाइन, एक एनर्जी लेवल हमने दिखाया है। लेकिन जब हम दो एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस बिल्डअप होती हैं, एक 1s एक 1s स्टार के हवाले से। और इसी तरह अगर हमारे पास तीन एटम्स होते तो हमारे पास 1s के लेवल पे तीन लाइंस, तीन एनर्जी लेवल्स जो हैं वो हमारे पास बिल्डअप हो रहे होते। अब यहाँ से हम आइडिया ये ग्रास्प करते हैं कि जितने एटम्स की तादाद को आप बढ़ाते चले जाएंगे 1s के लेवल पे, उतनी लाइंस का इजाफा होता चला जाएगा। इसी तरह नंबर 3 में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट बट सो क्लोजली स्पेस्ड। यानी कि ये जो एनर्जी लेवल हमने बनाए, जो एनर्जी स्टेट्स हमने बनाए, जो अभी हमने देखा, हम दोबारा उसकी डायग्राम देखेंगे। और ये है जी डायग्राम, जैसा 1s में हमने देखी 5 लाइंस हमें यहाँ पे दिखा गई। ये इन केस ऑफ 5 सिलिकॉन एटम्स में हमने ये डायग्राम बनाई है। तो ये सारे के सारे एनर्जी लेवल जो होंगे वो डिस्क्रीट होंगे, लेकिन ये क्लोजली स्पेस होते हैं। क्लोजली स्पेस का मतलब ये है कि इनके दरमियान फासला जो है वो बहुत कम होता है, हम इनको जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी बैंड बिल्डअप हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एनर्जी बैंड बिल्डअप हो जाता है। अब यही 5 लाइनों के कंसेप्ट को मैं यहाँ इस डायग्राम में दिखाऊंगा। ये n नंबर ऑफ एटम्स के लिए है। जिस तरह हमने यहाँ पे 5 एटम्स के लिए 5 लाइनें दिखाई हैं, और यहाँ पे n नंबर ऑफ, अगर थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे एटम्स होते तो हमें थाउजेंड ऑफ लाइंस एक ही लेवल पे दिखानी पड़ती, जो कि मतलब दिखाना समझना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम एक शेडेड एरिया जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ द बैन, इन द फॉर्म ऑफ द पट्टी जो है ना वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरह हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने देखा कि एक एनर्जी लेवल जो 1s का था वो स्प्लिट अप हो जाता है इनटू न्यू सेट ऑफ जी सब लेवल्स में, और इस तरह एक बैंड का कंसेप्ट बिल्डअप होता है। In between two consecutive permissible energy bands, there is a range of the energy states which cannot be occupied by the electrons. मतलब दो एनर्जी लेवल के दरमियान वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं हो सकते, एंड दीज आर कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स। इनको हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, या इस रेंज को हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अगेन हमारे पास ये डायग्राम दिखाई गई है जो अभी हम देख रहे थे, एनर्जी डायग्राम फॉर द n नंबर ऑफ द एटम्स, और ये एनर्जी हमारा गैप है, फॉरबिडन गैप है, या इसको हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह आप तमाम लेवल्स में आप देख सकते हैं, इसी तरह से वो ये लेवल मौजूद हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होंगे। तो ये फॉरबिडन बैंड के हवाले से जो है इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट ये है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैंड बना रहे होंगे उनको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। यहाँ पे एक और बात ऐड करते हैं, इट इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड, इट मे बी ईदर कंप्लीटली और पार्शली फिल्ड। ये वैलेंस बैंड के हवाले से बात हो रही है कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है या पार्शली फिल्ड हो सकता है, बट इट वुड नेवर बी एम्प्टी, वो कभी भी खाली नहीं होगा। तो ये हमें जो वो वैलेंस बैंड दिखाया गया है नीचे, और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड दिखाया गया है। इस स्लाइड पे हमने वैलेंस बैंड के हवाले से बात की है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। लिहाजा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बैंड बना रहे होंगे वो वैलेंस बैंड कहलाएगा। ये कंप्लीटली फील्ड या पार्शियली फील्ड होता है, और ये कभी भी खाली नहीं होता, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है बिटवीन दीज टू बैंड्स, मींस वेयर देयर इज अ लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन बैंड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग दिस बैंड आर नोन एज कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगेन हम डायग्राम में देखते हैं कि वैलेंस बैंड से ऊपर ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से ऊपर ये हमारे पास जो है वो कंडक्शन बैंड है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं,
और फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और इसको हम कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड दिस इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनी इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द वैलेंस बैंड, अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, इज अकोमोडेटेड बाय दिस बैंड, वो कंडक्शन बैंड में जाता है। कंडक्शन बैंड में बी ईदर एम्प्टी आर पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी हो सकता है या फिर पार्शियली फिल्ड हो सकता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा कोई तो वो कंडक्शन बैंड में ऐड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हमें जो है वो एक एनर्जी बैंड जो है वो कंसेप्ट या थ्योरी या इसकी पिक्चर दिखाई गई है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकलता हुआ और कंडक्शन बैंड में जाता हुआ हम देख सकते हैं। एंड दिस इज द फॉरबिडन एनर्जी। नेक्स्ट द बैंड्स बिलो द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड्स के नीचे, वैलेंस बैंड के नीचे, वैलेंस बैंड के ऊपर क्या था, कंडक्शन बैंड था। अब वैलेंस बैंड से नीचे की बात हो रही है। वैलेंस बैंड के नीचे जो बैंड है वो कंप्लीटली फील्ड बैंड होंगे, कंप्लीटली फील्ड बैंड होंगे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स या बैंड बेसिकली they are not taking part in the electrical conductivity, so that's why while discussing the electrical conductivity we will consider only the valence or the conduction electrons or the valence or the conduction band। अब यहाँ पे दिखाया गया है जी, वैलेंस बैंड दिखाया गया है, कंडक्शन बैंड दिखाया गया है, इसके वैलेंस बैंड के नीचे ये कंप्लीटली फील्ड जो है वो बैंड मौजूद है, लेकिन चूंकि इसका कंडक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं होता, लिहाजा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अगेन बिटवीन द बैंड्स आर फॉरबिडन बैंड आर द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? अब अगेन यहाँ पे हमें दो बैंड सिखाए गए हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और एक फॉरबिडन बैंड। अब इंसुलेटर्स में सबसे पहली बात यह है कि इंसुलेटर्स आर दोस मटेरियल्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स एंड नॉट फ्री। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, दे आर बाउंड very tightly to their nucleus, to their atoms, and they are not free। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्री नहीं होते, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द कंडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट, इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड, energy bands, it means that an insulator has an empty conduction band। इनका कंडक्शन बैंड जो होगा वो empty होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और इनका बैलेंस बैंड जो होगा वो फुल होगा, और लार्ज गैप सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटसेट्रा बिटवीन दैम। मतलब कंडक्शन बैंड क्या होगा, खाली होगा। यहाँ पे हम इसको अगर लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज एम्प्टी, और यहाँ पे ये वाला जो बैलेंस बैंड है दैट इज फुल, और ये है जी एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू जो कि बहुत ज़्यादा है। सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप मौजूद है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से निकल के ऊपर नहीं जा सकते। इंसुलेटर्स की बात की जा रही है। कंडक्टर्स में हम ये कहते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, ये ओवरलैप एरिया दिखाया गया है बिटवीन देम। तो कंडक्टर्स आर दोस विच आर plenty of the free electrons for the electrical conductions, and in term of energy band, conductors are those materials in which the valence and conduction band largely overlap each other, means valence band और conduction band overlap करते हैं, and there is no physical distinction between the two bands which ensures that the availability of the large number of the free electrons। ये दोनों overlap करते हैं, लिहाजा इनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ सकते हैं, और लार्ज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। In case of semiconductors, in term of energy bands, semiconductors are those materials which at room temperature have partially filled conduction band and partially filled valence band and narrow forbidden energy gap, means almost 1 electron volt between the conduction band and the valence band। तो ये था सेमीकंडक्टर्स के हवाले से। हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।